देखिए क्लास 12th में है, मैं भी क्लास 12th में हूँ, आपकी 12th पढ़ा रही हूँ। केमिस्ट्री है ना, सॉल्यूशन चैप्टर है फर्स्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भौतिक रूप से सॉल्यूशन के 3 प्रकार होते हैं, वही है ठोस, द्रव, गैस। और फिर वैसे 9 होते हैं। कैसे? जैसे गैस ले लो, या द्रव गैस ले लो, ठोस गैस ले लो, इस टाइप से कितने होंगे? 9। अब अपन पढ़ेंगे क्या? एग्जाम्पल। क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल, ठीक है। तो कैसे एग्जाम्पल? देखो, जैसे क्या होता है, जैसे गैस है, मतलब ब्ले होनी चाहिए गैस और ब्लैक। तो अभी अपन ब्लैक ले रहे हैं गैस, ठीक है, और ब्ले। तो कोई ऐसा ढूंढना पड़ता है जिसमें गैस हो, मतलब ब्ले ब्लैक सेम होना चाहिए। तो गैस क्या है? ऑक्सीजन। और गैस में अपन क्या ले लेंगे? नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और गैस का मिश्रण हो जाएगा। अगला क्या है? द्रव और गैस। द्रव में क्या ले लेंगे? क्लोरोफॉर्म। और गैस में क्या ले लेंगे? नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण किया जाए, ठीक है। और ठोस और गैस का, ठोस और गैस में क्या है? कपूर जो होता है, कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ ठोस में ये शक्कर भी तो ले सकते थे, शक्कर और गैस का मिश्रण। लेकिन अपन यहाँ मतलब देख चीज़ ब्लैक क्या होना चाहिए, ब्लैक क्या होना चाहिए, अपन को सोच समझ के लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं ले लेंगे हम चीनी और गैस का मिश्रण कर देते, कैसे हो जाता? नहीं होता ना। इसलिए ठोस में कपूर ही लेंगे अपन और लेंगे। अब जैसे द्रव विलयन, ब्लैक क्या रहेगा? द्रव रहेगा। तो गैस और द्रव में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, जल में घुली हुई हाइड्रोजन गैस, जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। और द्रव का है, जल में घुली हुई एथेनॉल, जल में घुला हुआ दूध, है ना। ठोस और द्रव में क्या ले लेंगे? जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जल में घुली हुई शक्कर, है ना, ये सब ले लेंगे। और जैसे ठोस विलयन मतलब क्या रहेगा? ब्लैक तो ठोस रहेगा और ये विलय चेंज रहेंगे। तो गैस और ठोस, तो हाइड्रोजन में पैलेडियम का विलयन। गैस क्या हो गई? हाइड्रोजन। ठोस क्या हो गया? पैलेडियम। हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। और द्रव और ठोस में क्या रहेगा? पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ठीक है। ठोस और ठोस में तांबे को सोने में विलयन हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा? आयरन, हाँ, आयरन और कार्बन में विलयन, आयरन और कार्बन में विलयन, इस टाइप से, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरणतः गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि विलयन तनु है, अर्थात विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा, अथवा यह सांद्र है, विलय की अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा। वास्तविकता में इस तरह का वर्णन अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है। विलयनों की मात्रता रूप में वर्णन करने की वास्तविकता होती है। सांद्रता मात्रा वर्णन इस प्रकार कई प्रकार से कर सकते हैं। तो यह बात किस चीज़ को ये बोल रहे हैं कि जो सांद्रता होती है वो गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। गुणात्मक रूप में हम तनु ले सकते, तनु यानी कम, तो विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा होगी, ठीक है। और अगर सांद्र लेंगे तो विलय की अधिकतम अधिक मात्रा हो जाएगी। वास्तविकता में इस तरह भ्रम उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और सांद्रता के आधार पे 4 प्रकार होते हैं। सांद्रता के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आपका संतृप्त, असंतृप्त और सांद्र और तनु, ठीक है। 4 प्रकार होते हैं सांद्रता के आधार पे। अपन अभी पढ़ेंगे क्या? सांद्रता की मात्रा वर्णन पर कई प्रकार से की जा सकती है। जो अभी अपन इकाई बात कर रहे हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत W/W, है ना। तो विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकती है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यदि एक विलयन का वर्णन जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में किया जाए तो इसका तात्पर्य है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त होता है। द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता उपयोग साधारणतः रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोग में किया जाता है। उदाहरणतः व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइड्रोफ्लोराइड का जल 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स इसके एग्जाम करवाऊंगी क्वेश्चन, तो आप उससे बहुत बेहतरीन अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। अभी अपन डेफिनेशन और ये फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे। क्या है एनसीईआरटी बुक के बेस्ड, क्या लिखा है लाइन टू लाइन। आयतन प्रतिशत है B/B। आयतन प्रतिशत को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे? अवयव का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन इंटू 100। उदाहरणतः क्या है?
एथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य है कि 10 ml एथेनॉल को इतने जल में इतना घोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाए। द्रवीय विलयनों को सामान्यतः इस मात्रक में प्रदर्शित किया जाए। उदाहरणतः एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% VB अपॉन मतलब वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम में आता है। इन सांद्रता पर हिमरोधी जल के हिमांक को 255.4 के मतलब -17.6 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। आगे पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। अभी अपन ने पढ़ा सिर्फ आयतन का पढ़ा और द्रव्यमान का पढ़ा, द्रव्यमान अपन द्रव्यमान। अब पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत का। एक अन्य इकाई मात्रक जो औषधियों और फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग में आती है वह 100 ml विलयन में घुले हुए विलय का द्रव्यमान। अब पढ़ेंगे ppm, क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर प्रति मिलियन। ppm, p को पार्ट्स, p को पर और m को मिलियन। जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित कर उपयुक्त रहता है। क्या बोल रहे हैं, जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स मिलियन से प्रदर्शित करते हैं। अगर विलय की मात्रा क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो सांद्रता की मात्रा, तो पार्ट्स मिलियन में वो प्रदर्शित करते हैं। क्या है फॉर्मूला पार्ट्स प्रति मिलियन का? अवयव के भागों की संख्या, जितने अवयव हैं उनके भागों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या इंटू 10 to the power 6, मतलब इसका क्या हो जाएगा, 10 लाख का अपन गुणा करेंगे। अवयव के भागों की संख्या अपन विलयन में उपस्थित सभी अवयव कुल भागों की संख्या और 10/6। अब प्रतिशत की भांति ppm पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता को भी द्रव्यमान आयतन व द्रव्यमान आयतन में प्रदर्शित किया जा सकता है। 1 लीटर की वैल्यू अपन 1000 ग्राम मानते हैं, लेकिन 1030 होता है असली में, है ना, रियल वैल्यू 1030 है। तो समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन O2 घुली होती है। जिसमें समुद्र जल में जो 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली होती है, इतनी कम सांद्रता को 5.8 ग्राम 10⁻⁶ समुद्री जल 5.8 ppm से भी व्यक्त किया जाता है। जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता UgMl प्रति मोल 10⁻⁻1 अथवा ppm में प्रदर्शित किया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन मोलंस। कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हैं कि समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम मिली हुई होती है ऑक्सीजन, और इतनी कम सांद्रता को भी 5.8 ग्राम 10⁻⁶ की घात है जो ग्राम समुद्री जल ppm में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी व्यक्त किया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन मोलंस को अपन मोल प्रभाव भी पढ़ते हैं। x को सामान्यतः मोलंस के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं और x के दाईं और नीचे लिखी हुई संख्या अवयव प्रदर्शित करते हैं। तो मोलंस का फॉर्मूला क्या होता है, अवयव के मोलों की संख्या और सभी अवयवों के मोलों की संख्या। ठीक है ना, एक अवयव जैसे है और इनमें जैसे 2 अवयव दिए 3 अवयव दिए तो प्लस करके नीचे अपॉन में लग दो। तो उदाहरण में लिखा है एक द्विअंगी विलयन A और B अवयवों के मोल क्रमशः Na Nb हो तो A का मोल अंश होगा क्या, Na + Nb, ऐसे निकाल बोल रही। फिर कैसे निकालेंगे, I अवयव वाले विलयन, I लगा दो, यहाँ पर कुछ भी अपन लिख सकते, A लिख दिया, कुछ भी लिख सकते, C भी लिख सकते, P भी लिख सकते हैं ना। तो Ni + N2 जितने भी अवयव प्लस करेंगे फिर आंसर आ जाएगा अपना। तो यह दर्शाया जा सकता है कि दिए गए विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंशों का योग 1 होता है, अर्थात x1 x2 + 1। क्या कह रही है, दर्शाया जा सकता है कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंशों का योग 1 होता है। मूल अंश इकाई विलयनों के भौतिक गुणों में संबंध दर्शाने में बहुत उपयोगी है, जैसे विलयनों की सांद्रता का वाष्प दाब के साथ संबंध दर्शाने में, तथा इसका उपयोग गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक गणना कीजिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है तो अपन ये सॉल्व करेंगे। जैसे अपन वैसे भी अपन ने पढ़ा ये मोलरता वगैरह का पढ़ा ना। जैसे मोलरता क्या कहलाती है, सबसे पहले देखें। मोलरता कुछ नहीं कहलाती, मोलरता होता है
1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और क्या लिखते हैं, विलय के मोल अपॉन विलय का लीटर आयतन में। मतलब इसको एक डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि एक क्यूबिक डेसीमीटर, अगर 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को भी क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में NaOH के 0.25 मोल इनवर्स मतलब 0.25 m विलयन का तात्पर्य है कि NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर मतलब 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घोला गया है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, जैसे ये क्वेश्चन है सी का अपन करवा दें। देखो ये क्या कह रहा है, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, 5 ग्राम दी हुई है, NaOH 450 विलयन में घुला हुआ है। हाँ तो फिर क्या करेंगे, देखो अपन ने पढ़ा कि मोल निकालने पड़ते विलयन के मोल और विलयन के लीटर आयतन। क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 ग्राम दिया है, कैसे निकालते, मोल कैसे, W बटे मॉलिक्यूलर मास है ना, मतलब अणु भार बटे अणुभार। तो 5 ग्राम भार दिया है, NaOH का अणुभार निकाल लो, 40 आता है, इसको सॉल्व करेंगे 0.125 मोल आ जाएगा। विलयन का आयतन लीटर में तो 450 ml दिया है तो 1000, तो अपन यहाँ पे उसकी मोलरता निकालेंगे तो 0.125 4 400 ml दिया ना, तो ऊपर 1000 पहुँच जाएंगे, नीचे तो रहेगा नहीं इसलिए ऊपर। उसको अपन सॉल्व करेंगे तो 0.278 आएगा, मोल लीटर इनवर्स में आ जाएगा, ख़त्म काम, आंसर आ गया। ऐसे हो गई मोलरता। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं मोलरता की परिभाषा कैसे कि 1 किलोग्राम ब्लैक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल अपॉन विलय का किलोग्राम में द्रव्यमान। उदाहरण में क्या लिखा है, 1 मोल kg इनवर्स KCl का जलीय विलयन से तात्पर्य है कि 1 मोल 7.5 ग्राम KCl को 1 ग्राम जल में घोला जाता है। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की प्रत्येक विधि अपने अपने गुण एवं दोष होते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, अभी क्या बोल रहे हैं, अब समझ में आ रहा है आपके लिए कि ये KCl है, जलीय विलयन तात्पर्य है कि 1 मोल मतलब KCl 74.5 ग्राम 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक विधि हैं, गुण और दोष होते हैं। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत ही पढ़ा अपन ने, ppm, मोलंस, मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करते। ये क्या है अपन ने पढ़े ना, जो द्रव्यमान प्रतिशत ppm, मोलंस ये ताप पर निर्भर नहीं करते, लेकिन मोलरता ताप पर निर्भर करती है। ऐसा इसलिए होता है कि आयतन ताप पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान नहीं। ये फिर अपना अगला जो क्वेश्चन है, अपन ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोलरता, मोल है ना, मोलंस वाले सब पार्ट 2 में देखिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें डिटेल में, एक एक लाइन को अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत सही रहेगा आपके लिए भी, अभी के लिए भी और 12th के लिए भी और आगे के लिए भी। प्लीज़ एक एक लाइन पढ़ें, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप इसको एक बार फिर से देखें, आपको समझ आएगा क्लियरली। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।